हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन। वेक्टर्स क्या है, कितने टाइप के हैं। देखिए, फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हम लेते हैं उनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जनरली। एक स्केलर, दूसरी वेक्टर और तीसरी टेंसर। पहली दो जो हैं स्केलर और वेक्टर, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पता है, पहले जिक्र हुआ है इनका थोड़ा बहुत। आज हम थोड़ा सा और पता लगाएंगे वेक्टर्स के बारे में। देखिए, जो थोड़ा हमें पता है वो एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ा क्या पता है कि जो पहली है यानी कि स्केलर, क्या होती है स्केलर क्वांटिटीज, जिनके पास सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड। तो आप लिखोगे फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो होती है स्केलर। नोट डायरेक्शन भी लिख सकते हो आप, नोट डायरेक्शन। और एग्जांपल में आप क्या लिखते थे, डिस्टेंस, मास एक्सेट्रा। कि आप 4 किलोमीटर चले तो 4 मायने रखता है, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं पता आपको। मास कितना है, 40 किलोग्राम है, तो मास में कोई डायरेक्शन की नीड नहीं होती। तो ये सारी क्या थी, स्केलर थी। कुछ बातें जो आपको और पता होनी चाहिए इसके बारे में वो ये कि दे कैन बी एडिड by simple rule of algebra। इनको अलजेब्रा के सिंपल रूल से ऐड कर लिया जाता है। जैसे अगर कोई जमीन में बैठा है उसका मास 50 किलोग्राम है और कोई ऊपर बेड पे या डेस्क पे बैठा है उसका 40 है, तो टोटल 90 ही होगा। या एक को छत पे बिठा देंगे तो भी कोई ये पूछे दोनों का मास कितना है, तो भी क्या है 90। दोनों का फेस एक दूसरे के अपोजिट कर देंगे तो भी क्या होगा 90। तो इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती, सिर्फ क्या मैटर करता है कि सिंपल मैग्नीट्यूड कितना है, वो सिंपल रूल से ऐड हो जाते हैं आपके पास। लास्ट चीज जो स्केलर के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि अगर स्केलर में कोई चेंज आया है, अगर स्केलर क्वांटिटी में कोई चेंज आया है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि स्केलर के अंदर तो एक ही चीज मायने रखती है, वो क्या थी, मैग्नीट्यूड। अगर एक ही चीज मायने रखती है, एक ही चीज से स्केलर बना है, तो स्केलर में चेंज तभी आया होगा जब उसका क्या चेंज हुआ होगा, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इफ स्केलर क्वांटिटी चेंज दैट मींस इट्स मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग। सेकंड चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वेक्टर। ये आपको पता ही है, फिजिकल क्वांटिटी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने PQ, हैविंग बोथ, जिसके पास दोनों चीज होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों चीज हो। एग्जांपल में आप लिखते थे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इन सब में डायरेक्शन भी बताई जाती थी। डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर ईस्ट में चले, 4 किलोमीटर नॉर्थ में चले, तो साथ में जो डायरेक्शन बताई जा रही है उसे आप डिस्प्लेसमेंट कहते थे। तो वेक्टर वो था जिसके पास दो चीजें होती थी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। इसको सिंपली ऐड नहीं कर सकते थे आप, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन मैटर रखती थी। तो यहाँ हम लिखेंगे दे कैन बी एडिड बाय यूजिंग वेक्टर एडिशन। इनको वेक्टर एडिशन में ऐड किया जाता है। वेक्टर एडिशन क्या होगा ये भी हम करेंगे इस चैप्टर में आगे। इनके अलग रूल्स हैं आपको ऐड करने के। तीसरी चीज, अगर वेक्टर में चेंज आया है तो वेक्टर दो चीजों से मिलकर बना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यानी कि वेक्टर में चेंज आने का कारण दो हो सकते हैं, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है तब वेक्टर क्वांटिटी में चेंज आया है, या उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है तब मैग्नीट्यूड में तब वेक्टर क्वांटिटी में चेंज आया। तो याद रहे
स्केलर के चेंज होने का एक ही रीजन है कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन वेक्टर के चेंज होने के दो रीजन है कि उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। ठीक है, वेक्टर को थोड़ा डिटेल में करते हैं क्योंकि चैप्टर का जो नाम है वो वेक्टर ही है हमारे पास। तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है? देखो, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है एक स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर एक एरो का साइन। जैसे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो आप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करोगे तो v के ऊपर ये साइन क्या दिखाता है? ये साइन देखिए, जिस तरीके से आप डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हो, अगर डायरेक्शन का हेड बनाने को कहा जाए आपको तो आप ऐसे बनाते हो, ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इसका मीनिंग ये है कि जो एरो का साइन है ये क्या दिखाता है आपको? डायरेक्शन दिखाता है। तो इसी वजह से हमने भी इसका क्या बनाया, हमने एक स्ट्रेट लाइन और एरो लगाई और ये कहा कि जो एरो है ये तो है इसका हेड, जो किसको दिखाता है? डायरेक्शन को दिखाता है, और ये जो टेल है इसको बोला गया इसका मैग्नीट्यूड, और ये कंप्लीट क्या है? वेक्टर है। ये हमने जो है वो क्या निकाला, इसका रिप्रेजेंटेशन का मेथड निकाला है कि किसी के भी ऊपर अगर ये एरो लगा हो तो इसका मीनिंग है ये क्या है? एक वेक्टर है। एरो डायरेक्शन के, अब देखिए एक चीज और याद रखें, अब ये इस डायरेक्शन में है तो कई बच्चे कहेंगे जी फिर तो ये जो है ईस्ट डायरेक्शन में है। नहीं, ये चीज ये नहीं दिखा रही कि ये ईस्ट में है या एरो का साइन, इस हेड का साइन इधर लगा दूंगा तो ये वेस्ट में जाएगा, नॉर्थ के लिए अपर करना पड़ेगा, साउथ के लिए डाउन। नहीं, ये तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बताया है कि ये जो सिंबल्स हैं ये वाले, ये डायरेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं और हमने इन्हीं में से एक को यूज किया है। पर इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में। इसका मीनिंग जस्ट इतना है कि इट हैज अ डायरेक्शन। अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको लिखना है कि ये ईस्ट में है, वेस्ट में है, तो आपको साइन में चेंज नहीं करना, आपको सिर्फ लिखना है वेलोसिटी इज टेकन इन द ईस्ट डायरेक्शन, लेकिन साइन यही रहेगा। साइन में आप चेंज नहीं करोगे, वो सेम रहेगा आपके पास। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन का साइन है। जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स के ऊपर ये लगा दोगे तो इसका मीनिंग है ये वेक्टर है। इस तरीके से शो करते हैं। दो टाइप के हमारे पास वेक्टर होते हैं। टू टाइप ऑफ वेक्टर्स, एक पोलर वेक्टर, वो वेक्टर जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है या फिर एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है कि वो किस पॉइंट पर काम करेंगे। देख लीजिए, वेक्टर्स हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, उन्हें बोलते हैं हम पोलर वेक्टर। कैसे? जैसे बात करें हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की एग्जांपल में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट आता है, आपको ये पता होता है कि बॉडी यहाँ से मूव करना शुरू हुई है। अगर यहाँ से मूव करना शुरू हुई है तो ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। तो जिस फिजिकल क्वांटिटीज का आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता हो तो उन्हें हम पोलर वेक्टर की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा एग्जांपल आ जाता है आपके पास फोर्स का। फोर्स में क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। आपको ये पता होता है फोर्स कहाँ लगा रहे हो। अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा और मैंने पैर के साथ उसको पुश किया तो मुझे पता है कि मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, मुझे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता है, इसलिए फोर्स को भी हम किस कैटेगरी में रखते हैं? पोलर। तो ये एग्जांपल्स थे इसके कि जिन चीज़ों का हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता हो और ये पता हो कि वो किस पॉइंट पर एप्लीकेबल होते हैं, किसी पॉइंट पर काम करते हैं वो, तो उनको हम पोलर वेक्टर की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है एक्सियल वेक्टर। ये वो वेक्टर है जो रोटेशनल इफेक्ट को शो करते हैं। दीज आर द वेक्टर विच रिप्रेजेंट, दीज आर द वेक्टर्स which represent rotational effect। रोटेशनल इफेक्ट को शो करते हैं एंड एक्ट
एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक रोटेशन एक्सिस के साथ ही काम करते हैं। कैसे? देखिए, कोई चीज किसी एक्सिस के सराउंडिंग में घूम रही है तो घूमने की डायरेक्शन ये है मान लीजिए। अब ये एरो जो है वो तो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये सीधा नहीं है, ये देखिए गोल घूम रहा है, तो इसका मीनिंग है ये रोटेशनल इफेक्ट को शो कर रहा है। तो वो वेक्टर जो रोटेशनल गोल गोल घूमने वाले इफेक्ट को शो करे उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर। और ये किसके अलोंग घूम रहा है? एक एक्सिस के अलोंग घूम रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। डायरेक्शन भी बताई जाती है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इस टाइम। क्लॉकवाइज में आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये होता है हमारे पास एक्सियल वेक्टर। इसमें आ जाते हैं आपके पास टॉर्क आ जाता है। टॉर्क क्या है? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब कोई चीज सीधी चल रही है उस पर जो फोर्स लग रही है उसे तो हम नॉर्मली लीनियर फोर्स बोलते हैं, लेकिन जब किसी चीज को गोल घुमाना पड़े तब जो फोर्स लगाई जाती है उसको टॉर्क बोलते हैं। तो रोटेशनल इफेक्ट जो है, जैसे एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, टॉर्क आ जाता है, वो सारे एक्सियल वेक्टर में काउंट किए जाती हैं क्वांटिटीज। ये दो टाइप थे हमारे पास वेक्टर्स की। तीसरी टाइप की क्वांटिटी जिसका हम डिस्कस यहाँ करेंगे वो है टेंसर, ए बी सी। देखिए टेंसर्स क्या होते हैं? ये वो होते हैं ना तो जिनकी फिक्स्ड डायरेक्शन होती है, ना जिनकी फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। डेफिनेशन अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज नो, देखिए दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज नो पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफाइड, नो specified directions and having different values, जिनकी वैल्यूज भी अलग अलग होती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये वो होते हैं हमारे पास। एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो एग्जांपल में आ जाता है डेंसिटी, स्ट्रेस एक्सेट्रा। एक्सप्लेन कैसे करेंगे? देखिए एक चीज और है जो डेफिनेशन में नहीं है लेकिन आपको माइंड में रखनी है कि टेंसर वो होते हैं जो सिर्फ डायरेक्शन या फिर वैल्यू ही नहीं रखते, एक तीसरी चीज भी होती है इनके पास। देखो जैसे स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड था, वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन था, टेंसर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है ही, चलो वैल्यू चेंज हो रही है अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, लेकिन दोनों चीजें तो है इसके अंदर। एक तीसरी चीज भी टेंसर में होती है, वो होता है एरिया ऑफ एक्ट, प्लेन ऑफ एक्ट। यानी कि टेंसर जो है उस चीज पर भी डिपेंड करती है कि वो क्वांटिटी कितने एरिया में काम करने वाली है, कितना प्लेन वो कवर करने वाली है, जिसके हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होती है। अब देखिए अगर बात करें डेंसिटी की, तो अगर किसी 40 किलो की चीज को रखना है तो 40 किलो की कोई चीज है वो अलग अलग शेप में है हमारे पास, इतने से शेप में भी है, इतनी बड़ी में भी और इतनी बड़ी में भी है तो डेंसिटी। मास आपने फिक्स कर दिया 40 किलो का, लेकिन वॉल्यूम यानी कि वो कितना एरिया घेरने वाली है वो हर बार चेंज हो जाएगा। आप जब 40 किलो की छोटी चीज लोगे तो कम एरिया, 40 किलो की बड़ी चीज लोगे तो ज्यादा एरिया, 40 किलो की और बड़ी चीज लोगे तो ज्यादा एरिया घेरेगी। अब देखिए मास तो सेम है 40 किलो, लेकिन एरिया ऑफ वर्क चेंज होता जा रहा है। तो इसलिए टेंसर को हम क्या बोलते हैं कि अलग अलग वैल्यूज आ जाती हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। तो ये वो होती है जिनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। ऐसे ही स्ट्रेस का मीनिंग होता है दबाव। आप कितने एरिया पे दबाव बना रहे हो, वो एरिया अगर कम ज्यादा होगा तो टेंसर की वैल्यू भी क्या होगी, यानी कि स्ट्रेस की वैल्यू भी कम ज्यादा होगी। तो ये वो क्वांटिटी है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, इसके साथ साथ एरिया पे भी डिपेंड करती है, प्लेन पे भी डिपेंड करती है, जिनके चेंज होने से इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और वैल्यू भी चेंज हो जाती है। इसलिए हम इनको फिक्स्ड टेंसर के रूप फिक्स वेक्टर नहीं बोलते, जैसे ऊपर हमने वेक्टर बोला हुआ है।
तो याद रखना आपको टेंसर्स क्या होते हैं आपके पास। वेक्टर्स को ही हम रीड कर रहे हैं, तो वेक्टर्स के थोड़ी सी डेफिनेशन और कर लेते हैं। वेक्टर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस है हमारे पास जो हमें करनी है, फिर ये वेक्टर का इंट्रोडक्शन का टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारे पास। कुछ डेफिनेशंस हैं अलग अलग वेक्टर्स की जो मैं आपको बताऊंगा और ओरली आपको याद हो जाएगी, इसको कोई नोट डाउन करके क्रैम करने वाली चीज नहीं है। ये देखिए, इक्वल वेक्टर्स, नाम से पता लग रहा है आपको वेक्टर्स का मीनिंग एक से ज्यादा है, इक्वल का मीनिंग जो इक्वल है। अब इक्वल कैसे हो सकते हैं? वेक्टर के अंदर तो दो चीजें हैं, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरी है डायरेक्शन। आपको कैसे पता कि कौन सी चीज इक्वल है जिसके बेस पे आपको इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन देनी है? तो वेक्टर के अंदर अगर दो चीजें हैं तो जब दोनों ही इक्वल होंगी दो वेक्टर्स की, तब उनको इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम, दोनों की डायरेक्शन भी सेम, तो उसको किसकी कैटेगरी में रखा जाएगा? इक्वल वेक्टर्स की। तो आप लिख सकते हो दोज विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है। सेकेंड, ABC सिंबल हम यूज कर सकते हैं। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव किसे कहते हैं? देखो, प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड आप यूज करते हो डायरेक्शन के केस में। एक चीज सीधा जा रही है तो आपने उसको पॉजिटिव डायरेक्शन बोला, वापस आ रही है उसके अगेंस्ट तो उसको नेगेटिव बोला। तो नेगेटिव वेक्टर का मीनिंग ये है कि मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन फर्क कहाँ आ रहा है? डायरेक्शन में। तो आप क्या लिखोगे? दोज विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ये ए इस डायरेक्शन में है और एक दूसरा ए इस डायरेक्शन में आ गया, इक्वल मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो आपने साइन कैसा लगा दिया? माइनस का लगा दिया। तीसरा, को इनिशियल वेक्टर। इनिशियल का मीनिंग होता है स्टार्टिंग पॉइंट, को का मीनिंग सेम, वो वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। दोज हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट। में कंप्लीट डेफिनेशन आपको ये नहीं लिख रहा पूरी, जैसे वर्डिंग्स पे लिखते हैं स्टेटमेंट में, बस आपको हिंट दिया जा रहा है कि इनका क्या मीनिंग है, क्योंकि कोई डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएंगी, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। कंपटीशन लेवल में हो सकता है 1 मार्क्स में आपसे कोई पूछ ले। तो को इनिशियल वेक्टर्स वो होंगे जो एक ही पॉइंट से निकलते हैं। जैसे कोई पॉइंट O है, इसमें से एक वेक्टर A निकला, दूसरा वेक्टर B निकला, तो ये दोनों क्या है? को इनिशियल वेक्टर है आपके पास। फिर आता है कोलिनियर। कोलिनियर, लीनियर का मीनिंग होता है लाइन में, यानी कि वो वेक्टर जो एक ही लाइन पे काम करते हैं या एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। Those which are along parallel straight lines। पैरेलल स्ट्रेट लाइन, जैसे ये A है ये B है, दोनों एक ही लाइन पे काम कर रहे हैं, या फिर ये A है और ये B है, या फिर एक दूसरे के पैरेलल जो काम करते हैं उन्हें बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। फिर आता है आपके पास लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड का मीनिंग वो होता है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है कि ये तो हर बार यहीं से ही शुरू करेंगे। दोज whose स्टार्टिंग पॉइंट इज फिक्स। जैसे इनिशियली रख दिया ओरिजिन O है, तो जब भी कोई चीज स्टार्ट होगी हमेशा O से स्टार्ट होगी। वेक्टर जब भी स्टार्ट होगा, डायरेक्शन कुछ भी हो, स्टार्ट कहाँ से होगा? O से।
तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड हो जाता है उसे हम किस में बोलते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर में बोलते हैं। फिर आता है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर या फिर एक नाम और भी है नॉन लोकलाइज्ड। इसका मीनिंग है कि इसका कोई फिक्स नहीं होता, कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। Those who do not have any starting point। फिर आता है हमारे पास को टर्मिनस वेक्टर। टर्मिनस क्या मीनिंग, टर्मिनल से आया है, एंडिंग पॉइंट से। वो वेक्टर जो शुरू कहीं से भी हुए हों लेकिन एंड वो एक ही सेम पॉइंट पर आकर हो, उन्हें बोलते हैं को टर्मिनस। दोज विच आर हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट का मीनिंग होता है एंडिंग पॉइंट सेम हो। ये O पॉइंट है, आए वो तीनों O पॉइंट पर ही आकर एंड होते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपके पास, टर्मिनल वेक्टर हो जाते हैं आपके पास। तो ये तो थे टाइप्स, एक तरीके के जो आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए थी। इसके अलावा दो मेन चीजें और हैं वेक्टर्स की जो आपको पता होनी चाहिए। दो टर्म्स और जुड़ी हुई हैं वेक्टर्स के साथ, उनको और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये वेक्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमारा ओवर हो जाएगा। पहला है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर किसे कहते हैं? देखिए, मॉडुलस जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है उसको जो रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं हम मॉडुलस। एक तरीके से आप कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को ही हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर बोलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर is called मॉडुलस ऑफ वेक्टर, इसे बोलते हैं मॉडुलस वेक्टर का। जैसे ये आपके पास वेक्टर है, रिप्रेजेंट करते हैं हम ए को, अगर इसके दोनों तरफ ये बार लगा दें तो अब ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ये रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास। सिंपल ए के ऊपर एरो वेक्टर ए और ये बार लगा दे तो ये क्या हो जाता है, मॉडुलस ऑफ ए। ये लगाने से डायरेक्शन खत्म हो जाती है। जब डायरेक्शन खत्म हो जाए तो वेक्टर के पास दो ही चीजें, एक मॉडुलस और एक एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। डायरेक्शन खत्म हो गई तो सिर्फ क्या बचा, मैग्नीट्यूड। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा जिसमें डायरेक्शन मायने नहीं रखती। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ये है आपके पास। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखिए, अ वेक्टर विद यूनिट मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर विद यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट का मीनिंग है जिसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 हो लेकिन डायरेक्शन उसके पास हो, एंड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेकिन एक डायरेक्शन जरूर हो उसके पास, उसे बोलते हैं हम। देखिए, रिप्रेजेंट किससे करते हैं? अगर ए वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है, तो यूनिट वेक्टर को हम ए के ऊपर कैप लगाते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं ए कैप। ये मॉडुलस का सिंबल है, ये वेक्टर का सिंबल है, और ये है यूनिट वेक्टर का सिंबल। इसे निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला क्या है? देखिए, यूनिट वेक्टर पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो, यूनिट वेक्टर इक्वल होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस। कैसे? वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, आपने कहा कि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, ठीक है। और मॉडुलस का मीनिंग क्या है? कि मॉडुलस का मीनिंग है मैग्नीट्यूड, तो मॉडुलस में होता है मैग्नीट्यूड। m से m कटा, यहाँ क्या आ गया 1। तो यूनिट वेक्टर के पास क्या बचा? एक तो बची डायरेक्शन और दूसरा मैग्नीट्यूड कितना बचा, 1। तो वही तो हमने बोला कि यूनिट वेक्टर कौन सा होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट
1 और साथ में क्या होती है डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर को ए कैप से आप रिप्रेजेंट करते हो तो क्या फॉर्मूला बनता है, ऊपर तो आ गया वेक्टर जिसके पास दोनों चीजें हैं और नीचे आ गया मैग्नीट्यूड जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस आ गया। तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें पता है सिर्फ क्या बचता है, एक डायरेक्शन बचती है और एक क्या बचता है, यूनिट मैग्नीट्यूड बचता है। तो इसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये वेक्टर्स का हमारे पास इंट्रोडक्शन था जो आपने कर लेना।